हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वेव्स बाय नीति। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो बेसिकली इन दिस इज इंट्रोडक्शन, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसमें क्या बताया कि हम सर्दियों में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्यों हम पहनते हैं? क्योंकि टेम्परेचर वेरी होता है। अब ऐसे इन्होंने कहा है कि अब लाइट क्लोथ्स हम प्रेफर करते हैं समर्स में लाइट क्लोथ्स पहनना। अब ये क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जैसे हम ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो वो एब्जॉर्ब करती है हीट को। एब्जॉर्ब करती है मीन सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो हमें ज्यादा गर्मी लगती है। कंपैरिजन में अगर हम व्हाइट क्लोथ्स पहनेंगे या थोड़े लाइट कलर क्लोथ्स पहनेंगे तो उसमें हमें कम गर्मी लगती है। So in winter, you feel cold out inside the house. If you come out in the sun, you will feel warm. और विंटर्स में हम जैसे घर में होते तो हमें ठंड लग रही होती है, जैसे ही हम सन में जाते हैं तो हमें नॉर्मल लगने लग जाता है। बट समर्स में हमें घर में भी गर्मी लगती है और बाहर भी हमें गर्मी लगती है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ठंडा है, कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है और कैसे? तो हम इस चीज से हमें जो पता लगेगा कि कैसे हम पता लगाएंगे वो हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ हॉट एंड कोल्ड, तो हमें पता ही ना, डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। अब जैसे आइसक्रीम हमारी ठंडी होती है, ऐसी अगर हमने टी कप में स्पून डाल दिया तो वो हमारा वार्म हो जाएगा। फ्रूट जूस हमारा ठंडा होता है, ऐसी हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन हमारा वार्म होता है। तो ये नॉर्मल है कि कुछ चीज हमारी ठंडी होती है, कुछ चीज हमारी गर्म होती है। नाउ डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। अभी बेसिक हमारा नॉर्मल एक हमें उन्होंने एडवाइस दी है कि हमें जो गर्म चीजें हैं वो एकदम बेयर हैंड से नहीं छूना चाहिए। थोड़ा हमें इनको हैंडल अच्छे से हैंडल करना चाहिए अगर कोई चीज स्टोव पे रखी है। Now, we see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than while some are colder than others. How do we decide which object is hotter and colder? अब सपोज एक मैंने एक नॉर्मल वाटर वाटर बॉटल रखी हुई है, एक मैंने आइस रखी हुई है, तो हमें पता लग जाएगा कौन सा ज्यादा ठंडा है। आइस हमारी ज्यादा ठंडी होगी। तो हमें ये कैसे पता लगेगा? अब इस वाले केस में हमने क्या करा, दोनों चीज को टच करके देख लिया। तो हम टच से भी कर सकते हैं, बट क्या ये टच, अगर हम टच करते रहेंगे तो ये रिलायबल होगा? मीन्स ये एकदम करेक्ट हमें इंफॉर्मेशन दे देगा? ऐसा नहीं होता। अब ये हम देखेंगे ऐसा क्यों नहीं होता है इस एक्टिविटी 3.1 से। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या करा है, तीन हमने बीकर लिए हैं। इसमें ए में हमने कोल्ड ठंडा पानी डाला है, बी में हमने हॉट वाटर डाला है और सी में हमने नॉर्मल डाला है। लेफ्ट हैंड हमने अपना ए में डाल दिया, राइट हैंड हमने अपना बी वाले कंटेनर में डाला, और फिर हमने 2 मिनट के बाद इन दोनों को साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ निकाला और सी में डाल दिया। तो नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड राइट हैंड इन कंटेनर बी। फिर उनको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया ऐसी नॉर्मल, और फिर दोनों को एक साथ निकाल के कंटेनर कंटेनर नंबर सी में डाल दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा इसमें? हमें पता लग जाएगा कि पानी सी जो है वो गर्म है, ठंडा है, क्या है। सो माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी द वाटर इन द मग सी इज हॉट। अब लेफ्ट हैंड हमारा कहाँ पे था? ठंडे पानी में। लेफ्ट हैंड था हमारे ठंडे पानी में। तो जब मैं सी वाले एक अब अपने लेफ्ट हैंड को जब मैं ए कंटेनर से सी कंटेनर में डालूंगी तो मुझे ठंडे से मैं किसमें, नॉर्मल में जा रही हूँ, तो क्या लगेगा मुझे कि गर्म हो गया टेम्परेचर। अब ऐसे ही हम बी में देखते हैं, राइट हैंड को मैंने गर्म पानी से नॉर्मल में डाला है, गर्म से नॉर्मल में, तो मुझे क्या लगेगा कि पानी ठंडा हो गया। अब एक हाथ को लग रहा है कि पानी गर्म है, एक हाथ को लग रहा है पानी ठंडा है, तो अब क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम इससे? तो इससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों अलग कॉन्ट्रास्ट में जा रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि टच से हम हर चीज नहीं बता सकते। वेरी करेगा हमारे दो जैसे इस एग्जाम्पल में वेरी कर रहे हैं हमारे, तो और भी चीजें हो सकती है जो वेरी करें। तो बोझो कंफ्यूजन shows that we cannot just rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold। तो हम हर चीज नहीं बता सकते कि कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। तो हमें कुछ रिलायबल मेजर मीन्स अच्छा सा कोई मेजर चाहिए होगा जिससे जो हॉटनेस बताए ऑब्जेक्ट की, और उसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर।
टेम्परेचर टेम्परेचर बताते हैं कि जैसे आप लोगों को बुखार होता है या फिर आप लोगों को लगता है कि थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, तो हम क्या करते हैं, थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर नाप लेते हैं। क्यों नापते हैं? क्योंकि हमें थोड़ी सी भी वेरिएशन होती है तो वो हमें पता लग जाती है। और जो डिवाइस जिस चीज से नापते हैं वो होता है थर्मामीटर। ये तो आप लोगों सबने सुना होगा। अब कैसे मेजर करते हैं हम टेम्परेचर को? नाउ हैव यू सीन अ थर्मामीटर? अब जैसे किसी को भी फीवर होता है तो हम किससे टेम्परेचर मेजर करते हैं? अपना थर्मामीटर से। और ये वाला जो थर्मामीटर है, जो हम अपनी जिसके हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। और भी बहुत सारे तरीके के थर्मामीटर होते हैं, तो जिससे बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं उसको कहते हैं हम क्लिनिकल थर्मामीटर। नाउ होल्ड द थर्मामीटर in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, आप किसी भी फ्रेंड से कह सकते हैं उसके घर में है तो कि वो आप लोग को दिखा दे कि कैसा होता है। तो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर ऐसा होता है। अब क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अब जैसे लंबी सी नैरो ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें बल्ब होता है एक एंड पे, और उस बल्ब के अंदर हमारा कौन सा केमिकल होता है? मरकरी। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर थर्मामीटर में होता है मरकरी। नाउ इफ यू, अगर आपको नहीं दिख रहा है उसके अंदर मरकरी, तो हल्का सा टिल्ट करके देखो, आपको दिख जाएगा। अब हमारा जो हमारे इंडिया में जो यूज होता है वो सेल्सियस स्केल हमारा यूज होता है। एक और स्केल होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, वो भी यूज होता है बहुत जगह, बट इंडिया में हमारा पर्टिकुलरली सेल्सियस स्केल यूज होता है। Now Bojo wondered which of the two scales shown in figure 3.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other side जो हमारा फ़ारेनहाइट होता है वो 94 से 108 डिग्री के आसपास होता है। अब कोई आपको बताता है टेम्परेचर कि मेरा 103 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो किस में बता रहे हैं आपको? सेल्सियस। आपने देखा होगा कोई आपको बताता है 103 हो गया टेम्परेचर, या फिर कोई बताता है कि 38 है, तो ये डिग्री सेल्सियस में बता रहा है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट में बता रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है आगे से। कोई 103 बता रहे तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये फ़ारेनहाइट में बता रहा है, और कोई अगर 38 39 बता रहे तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो सेल्सियस में बता रहा है। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारे रीड करते हैं वो 35 से 42 डिग्री। तो हमें क्या याद रखना है कि जो हमारे फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है वो 94 से 108 डिग्री तक नापता है, और जो हमारा सेल्सियस स्केल होता है वो 35 से 42 डिग्री। नाउ अब कैसे हम रीड करते हैं थर्मामीटर को? लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बाय टू बिग मार्क्स। अब जैसे ये वाला है, ये देखो, ये 36 पे है, ये हमारा 37 पे। तो हम अगर सपोज 36 से 37 के बीच में आ रहा है तो हमें पता लगा लिया कि यहाँ पे। फिर ये जो छोटे स्केल्स है हमारे, अब देखो ये छोटे जो स्केल्स है, ये छोटे छोटे, उससे हम डिग्री में पता लगा सकते हैं। जैसे 36.8 है तो वो 0.8 वो हम इस चीज से पता लगाते हैं, जो छोटे वाले स्केल्स है। नाउ ऑल्सो नोट द नंबर ऑफ डिविजन्स। वही डिविजन्स जो 36, जैसे 37 और 38 के बीच में है। जैसे सपोज हमारा 37 है यहाँ पे, ये 38 है, और यहाँ पे आ रहा है, तो हमें क्या पता लगे कि 37 तो है ये, और पॉइंट, अगर सपोज ये सिक्स सिक्स पे आ रहा है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 6 है, तो 0.6 हो गया हमारा टेम्परेचर। तो ये हमारे नम डिविजन्स हो गए। अब कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर हर बार जब हम यूज करते हैं तो उसको हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डालते हैं। आपने उसमें क्लिनिक पे गए या फिर डॉक्टर पे चेकअप करवाने जब जाते हैं तो उनका देखा होगा, वो थर्मामीटर एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में रखते हैं। इंश्योर दैट बिफोर रीडिंग बिफोर यूजिंग द मर्करी लेवल शुड बी एट 35 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस यूज करने से पहले जो थर्मामीटर होता है वो एकदम स्टार्टिंग में होता है। 35 से स्टार्ट करते हैं, 42 तक जाता है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होना चाहिए हमारा। अगर कहीं बीच में है तो वो हमारी गलत रीडिंग दे सकता है। नाउ रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ऐसे नहीं कि आपने जैसे टेम्परेचर नोट करने से पहले थोड़ा उसको गिरा दिया, या कैसे भी एकदम स्ट्रेट रखना होता है, हॉरिजॉन्टल रखना होता है अपने लाइन ऑफ साइट में। नाउ हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। बहुत अच्छे से रखना होता है, ऐसे नहीं कुछ हार्ड ऑब्जेक्ट पे हमने एकदम गिर गया वो तो वो टूट जाएगा। एंड डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग। और बल्ब से नहीं छूना होता है हमें थर्मामीटर जब हम रीड कर रहे हैं।
हमें इस तरफ से छूना होता है, इस तरफ तो क्योंकि हमारा मरकरी और बल्ब है, तो हमें दूसरी तरफ से छूना है, वरना हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी। नाउ शोन बाय, जो हमने पढ़ा था कि जो डिविजन्स हैं वो छोटे छोटे मार्क्स में हमें दिखते हैं, स्मॉलर मार्क्स में बिटवीन द मार्क्स। जैसे 37 और 38 तो हमारे बिगर मार्क्स हो गए, और ये जो छोटी छोटी लाइनें थी ये हमारी स्मॉलर डिविजन्स हो गए, स्मॉलर मार्क्स हो गए। नाउ सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स, so this is 0.2 डिग्री सेल्सियस। ना वो अब हमने पढ़ लिया कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में हमें डालना होता है, हर वॉश करना होता है यूज करने से पहले। और जैसे हम जब हम स्टार्ट करें, जैसे हम पेन को छिड़कते नहीं है, वैसे ही हमें थर्मामीटर को थोड़ा सा छिड़कना होता है, ताकि जो मरकरी है वो एकदम स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच जाए, मरकरी वापस से 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए। इसलिए हमें थोड़ा सा उसको जर्क देना पड़ता है, थोड़ा सा उसको छिड़कना पड़ता है, जैसे पेन को छिड़कते हैं। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर, हमें जहाँ जिस ऑब्जेक्ट का मेजर करना है हमने उस पे रखा अंडर आर टंग। जैसे हमने अगर हमें बॉडी टेम्परेचर, तो हमने अंडर द टंग रखा जाता है उसको। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को निकाल लो और उसकी रीडिंग अच्छे से नोट कर लो। अब जैसे इसने हॉरिजॉन्टली पकड़ा हुआ है, तो हमें लाइन ऑफ साइट में ही रखना है, एकदम ऐसे नहीं कि हमने वर्टिकली भी कर दिया और हिला रहे हैं हम उसको बिना टेम्परेचर नोट करे। टेम्परेचर नोट कर लो उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हो, बट बिना टेम्परेचर नोट करे हमें हमें उसको ज्यादा हिलाना नहीं है, गलत हो जाएगा टेम्परेचर। नाउ दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, और जो भी रीडिंग आती है उससे हम कहते हैं कि ये हमारा बॉडी टेम्परेचर है, और ये मेजर होता है डिग्री सेल्सियस में। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नाउ मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये आप एक्टिविटी है स्कूल में हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के टेम्परेचर नोट करने की, उनकी बॉडी टेम्परेचर क्या है। नाउ इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन, हर पर्सन का 37 होता है ऐसा? तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा वेरी करता है, किसी का थोड़ा कम होगा 37 से, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका 37 ही होना चाहिए, कुछ वेरिएशन हो सकती है। Now the clinical thermometer is designed to measure the temperature of the human body only। अब हमने क्या पढ़ा था, बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं हमें जिसका टेम्परेचर नोट करना है, बट जो क्लिनिकल थर्मामीटर होगा वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही नोट करेगा, बाकी किसी का नहीं नोट करेगा। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35, से नीचे नहीं जाता, मीन्स 34 33 इतना नीचे नहीं होता, और 42 से ऊपर नहीं जाता। तो मींस लोअर लिमिट हमारी क्या हो गई 35, और हायर लिमिट हो गई हमारी 42। इस ना इससे ऊपर कभी जाएगा ना मतलब इससे ऊपर भी नहीं जाएगा और इससे नीचे भी नहीं जाएगा, तो रेंज हमारी क्या हो गई 35 से 42 डिग्री। नाउ बोजो गेट अ नॉटी आइडिया, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग क्लिनिकल थर्मामीटर। अब क्या हुआ, बोजो क्या यूज करना चाहता है कि उसको मिल्क का टेम्परेचर नापना है क्लिनिकल थर्मामीटर से, तो वो ऐसा कर सकता है। तो आंसर इज क्लियरली नो, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर किसके लिए यूज होता है, सिर्फ हमारी बॉडी टेम्परेचर के लिए। नाउ डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट देन द ह्यूमन बॉडी। तो हम और किसी चीज का टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकते। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर द फ्लेम, इट में ब्रेक। हम ज्यादा उसको गर्मी में नहीं रखते, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे रखो, या थोड़ा कूलर साइड ही रखो, क्योंकि गर्मी में वो टूट जाता है हमारा थर्मामीटर। अब हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। नाउ हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो हमने ह्यूमन बॉडी का तो देख लिया कि क्लिनिकल थर्मामीटर से देखेंगे, बट जो बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स है उनका कैसे नापेंगे, तो दिस इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। फॉर दिस पर्पस there are other thermometers, one such thermometer is laboratory thermometer. Now the teacher will show you this thermometer, look at carefully and note the highest and the lowest temperature in the measure। तो हमारा जो रेंज होती है वो कहाँ पे होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110, तो बहुत ज्यादा बड़ा है ये हमारा। तो -10 डिग्री सेल्सियस से हमारा होता है 11 डिग्री सेल्सियस तक। ऑल्सो एज यू डिड इन केस ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, हमें जैसे एक तो ये बड़ी बड़ी डिविजन हो गई, बीच में छोटी छोटी हमारी डिविजन है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ता है।
यू विल नीड, तो हमें बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना पड़ता है, वरना अगर हम अच्छे से रीड नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है। नाउ you would need this information to read thermometer correctly. Now let us now learn how this thermometer is used. तो इससे पहले हमें ये ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है हमारा बॉडी के लिए, और हमारा लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है हमारा अदर ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ऐसी बाकी सारी और भी बहुत सारे थर्मोमीटर्स होते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड बाय वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड इन थर्मोमीटर, इसको हम कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर। ये कौन सा थर्मोमीटर है? जो हमें वेदर रिपोर्ट, जैसे सपोज वेदर कोई वेदर रिपोर्टर बता रहा है कि ये वाला टेम्परेचर हो सकता है, तो वो ये वाला थर्मोमीटर यूज करता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। Now in activity 3.4, take some tap water in a beaker or a mug, dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in the water, but do not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of the mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. तो हमें कैसे रखना है? सपोज ये हमारा बीकर है एंड दिस इज अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक तो हमें बीचों बीच रखना है, और ग्राउंड से भी हम मतलब बीकर के बॉटम से भी हम उसको टच नहीं कर सकते, हम बस यहाँ तक ही लेके जा सकते हैं उसको, मिनिमम यहाँ तक ले गए। हमें टच नहीं करना, ना ही हमें बॉल से टच करना है, ना ही हमें बॉटम से टच करना है, बीचों, और बिल्कुल खड़ा रखना है, जैसे इसमें से खड़ा रखा है इन। तो ऐसे ही हमारी रीडिंग आती है, और फिर हमें नोट कर देनी है इस रीडिंग को। जैसे तो ये अब जो जो भी रीडिंग आएगी वो टेम्परेचर होगा इस वाटर का। Now compare the temperature of the water recorded by each of the class. Are there, और सब जैसे हम बहुत सारे बच्चे अगर नोट करेंगे तो सबके में वेरिएशन होगी। वेरिएशन मीन्स जो नॉर्मल सबके आंसर्स अलग आएंगे, ये पॉसिबल है क्योंकि हो सकता है रीडिंग थोड़ी थोड़ी वैसी हो, मीन्स किसी ने कुछ और लिखी हो, किसी ने थोड़ी गलती कर दी हो, तो दिस इज नॉर्मल। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर में जैसे हमने पढ़े कि प्रिकॉशंस लेने होते हैं, ऐसे हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर के लिए भी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। एक तो बिल्कुल हमें अपराइट रखना है इसको, किस तक टिकाना नहीं है कि जैसे ग्लास से हमने कंटेनर से टिका दिया, ऐसे नहीं करना है हमें। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय द सब्सटेंस टू विच टेम्परेचर इज मेजर्ड। अब जैसे ऐसा नहीं है कि बल्ब, जैसे बल्ब हमारा है ये, जैसे पानी यहाँ तक है तो सिर्फ बल्ब हमने आधा ही बल्ब यहाँ पे डिप कर दिया, आधा बाहर है, ऐसा नहीं होता है, पूरा हमें बल्ब हमें डिप करना है अंडर द वाटर। सब पूरा टच होना चाहिए, जिस चीज का हमें टेम्परेचर नोट करना है वो पूरा बल्ब से ढका होना चाहिए। नाउ इन एक्टिविटी 3.5, टेक सम टेक सम हॉट वाटर इन द बीकर or the mug. Dip the thermometer in water. Wait till the mercury thread becomes steady and note the temperature. वही hot water है, हमने इसमें डाला थर्मामीटर, और हमें वेट करना है कि जब तक स्टेडी हो जाए, ऐसे नहीं कि हिल रहा है मरकरी फिर भी हमने निकाला, जब तक स्टेडी मीन्स रुक नहीं जाता एक जगह हमारा मरकरी, तब तक हमें टेम्परेचर नोट नहीं करना है। अब हमें निकाला, हमने थर्मामीटर को पानी से एकदम अच्छे से देखा कि कहाँ पे है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ द वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। जैसे ही हम निकालेंगे ना इस थर्मामीटर को, वैसे ही एकदम गिरना शुरू हो जाएगा, मीन्स वो नॉर्मल नीचे आना लग, जैसे ये हमारा है, ये हमारा बल्ब है, तो सपोज यहाँ तक था अगर टेम्परेचर, तो जैसे ही हम इसको पानी से निकाले या फिर किसी भी चीज से निकालेंगे तो उसका टेम्परेचर गिरने लग जाएगा, बल्ब में आने लग जाएगा, मीन्स मर्करी पूरा बल्ब में आने लग जाएगा फिर से। दिस मीन्स द टेम्परेचर मस्ट बी रेड while the thermometer is in water। तो हमें इसमें तब टेम्परेचर नोट करना है, दिख तो रही है हमें पूरा, जैसे ही वो स्टेडी हो जाए, सपोज यहाँ तक आ गया और अब वो बिल्कुल स्टेडी है, मीन्स बिल्कुल एक जगह रुका हुआ है, तभी हमने उसकी टेम्परेचर नोट कर लिया कि ये टेम्परेचर है उसका, और फिर ही हम निकालेंगे उसको। क्यों? क्योंकि अगर हमने निकाल दिया उसको, वो हमारा टेम्परेचर मरकरी नीचे गिरने लग गया फिर से, तो हमें एक्चुअल रीडिंग तो मिली ही नहीं कि क्या था उसकी। तो हमें जब जैसे पानी में है तभी हम इसको टेम्परेचर नोट कर लेंगे अपना।
Now you may recall that while taking your own temperature, you may have to take out the thermometer out of your mouth to take the reading. Can you then use the lab thermometer to measure your body temperature? अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर में हमने हमने अपनी टंग से निकाला और तभी तो हमने टेम्परेचर नोट करा, पर लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम यूज कर सकते हैं ऐसा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लेबोरेटरी थर्मामीटर अपने मतलब अपनी बॉडी से टंग से अगर हमने हटाया उसको, तो वैसे ही मर्करी लेवल नीचे गिरने लग जाएगा, तो हमें एक्चुअल तो पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर ज्यादा बेटर है बॉडी टेम्परेचर के लिए। ओके, तो व्हाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मामीटर? और जैसे लैब थर्मामीटर लेबोरेटरी थर्मामीटर में होता है कि वो एकदम गिरना शुरू हो गया मर्करी, ऐसा इसमें क्यों नहीं होता क्लिनिकल थर्मामीटर में? तो क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो किंक होता है, किंक, और किंक प्रिवेंट करता है मर्करी लेवल को, खुद नहीं गिरता इससे मर्करी लेवल, ठीक है, किंक की हेल्प से। तो आपको अगर आए क्वेश्चन एग्जाम में कि क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसे क्यों नहीं होता कि एकदम टेम्परेचर मर्करी लेवल फॉल डाउन होना शुरू हो जाए, क्यों? बिकॉज ऑफ द किंक। तो आंसर में आएगा बिकॉज ऑफ द किंक, बिकॉज इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। ये आपको याद करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ रहा है समझ में? अगर प्लीज कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल श्योरली रिप्लाई। Now there is a lot of concern over the use of mercury in thermometer. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if the thermometer breaks. These days digital thermometers are available which do not use mercury. अब आपने देखा होगा घर में हमारा नॉर्मली ये वाला होता है, क्यों? क्योंकि जो मर्करी होता है ना, ये जो नॉर्मल क्लिनिकल थर्मामीटर में मर्करी होता है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, सिल्वर कलर का होता है, और अगर वो जैसे गिर गया टूट गया हमसे तो वो फैल जाएगा मरकरी। तो घर में हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं ये चीज और डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट। अब हम सबको पता है कि हीट कैसे ट्रांसफर कर होती है, फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब सपोज ठंड ठंड हो रही है तो किसी का हाथ बहुत ज्यादा गर्म होता है, किसी का हाथ नॉर्मल रहता है, तो अगर आप टच करते हैं तो आपको तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है, उसको क्या, उसको ठंडा लगना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी हीट है, हीट का एकदम नॉर्मल है हर केस में, हीट हमारा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो हीट हमारी कहाँ जाती है? हॉट से कोल्ड की तरफ। अब आप खुद देखो ना, हॉट के पास तो है हीट, इसके पास है ही नहीं हीट, तो ये देगा कहाँ से? तो हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है हीट। You may have observed that the frying pan becomes hot when kept on flame. It is because heat passes from the flame to the utensil. क्यों? यूटेंसिल तो ठंडा है, जैसे अगर हमने गैस पे रखा कोई यूटेंसिल तो अभी तक वो ठंडा है, और हमारी गैस क्या है, जो गर्म है, तो हीट क्या कहा मैंने, गर्मी से ठंड सर्दी मतलब ठंड की तरफ जाएगी, ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। अब यूटेंसिल हमारा ठंडा है तो वो ऐसे हमारा, इसलिए हमारा यूटेंसिल गर्म हो जाता है। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cools down? The heat is transferred from the surrounding, from the pan to the surrounding. अब जैसे ही हम पैन को हटा देते हैं फ्लेम से, स्टोव से हटाते हैं, नीचे रख देते हैं, तो वो 5 मिनट बाद पूरा ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी हीट थी, पैन की हीट थी जो उसने गैदर करी थी फ्लेम से, वो मतलब सराउंडिंग में वो ट्रांसफर हो गई। So you can understand that in both the cases the heat flows from hotter object to colder object। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट हमेशा फ्लो हॉटर से कोल्डर की तरफ जाती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि हॉट के पास तो होगी हीट गर्म, कोल्ड के पास तो होगी ही नहीं, तो जो चीज कोल्ड के पास है ही नहीं वो दूसरे को क्या देगा? ऐसा होता है ना कि ये पहले अपना काम तो कर ले तभी तो हमें बताएगा, तो वही चीज है, पहले अपना तो गेन कर ले तभी तो ये हमें देगा, तो इसके पास है तो ये देता है। Now does it mean that heat will not transfer if the temperature of the two objects is same? Obviously this is correct कि अगर दो चीजों का टेम्परेचर सेम है तो वो कहाँ किसको देंगे? How does heat flow? Let us investigate. So in activity 3.6, take a rod or a small or a flat strip of metal.
say of aluminium or iron, fix a few small wax pieces on the rod. These pieces should be near. अब जैसे हमने रॉड रखी और यहाँ पे वैक्स के हम पीसेस हमने थोड़े से स्मॉल वैक्स के पीसेस हमने लगा दिए रॉड पे. दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस. और इक्वल डिस्टेंस मीन्स दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. इक्वल इक्वल सब में इक्वल होना चाहिए. इफ वी डू नॉट फाइंड द स्टैंड, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड बिटवीन द ब्रिक्स के बीच में रख दो. अब हमने एक एंड को हीट करा, तो सबसे पहले हीट क्या होगी, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे फ्लो होगी, तो ये वाली वैक्स हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. अब हम थोड़ा और हीट करेंगे तो वो यहाँ से यहाँ पे आएगी. फिर धीरे धीरे वो एंड तक यहाँ पे बाकी सब मेल्ट हो चुके होंगे. एंड में सिर्फ ये वाला ही मेल्ट होना बचेगा. नाउ व्हाट हैपेंस टू द वैक्स पीसेस? डू दीज पीसेस begin to fall? Which piece falls first? Do you think the heat is transferred from the end nearest to the flame or the other end? तो इसमें बताना है कि किस एंड से सबसे पहले कौन सी वैक्स हमारी गिरेगी. तो सबसे पहले ऑब्वियसली हीट यहाँ से ट्रांसफर, तो धीरे धीरे ऐसे ही तो जाएगी हीट. तो सबसे पहले ये होगा, सो फर्स्ट नंबर पे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये. ट्रांसफर टू एकदम नियर एंड, जो कैंडल के पास है उससे हमारी हीट ट्रांसफर होगी टू द अदर एंड. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि जब सॉलिड से एकदम हीट ट्रांसफर हो रही है एक एक, इसको हम कहते हैं कंडक्शन. क्या कहते हैं इसको? कंडक्शन. In solids, so the process of by which heat is transferred from hotter end to the colder end is called conduction. अब जैसे ये hotter था, ये colder था, तो धीरे धीरे जो हीट है हमारी वो हॉट एंड से कहाँ गई, कोल्ड एंड तक. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वी कॉल दिस प्रोसेस एज कंडक्शन. क्या कहते हैं इसको? कंडक्शन. इन सॉलिड्स जनरली the heat is transferred by the process of conduction. जो हमारा सॉलिड्स होता है, हमें याद रखना है कि जो सॉलिड्स है उसमें कैसे ही ट्रांसफर होते हैं. हमने कहाँ कैसे पढ़ा? सॉलिड तो थी रॉड हमारी, तो सॉलिड रॉड में कैसे ही ट्रांसफर हुई? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. यू हैव टू नो दिस. और इसकी डेफिनेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो जस्ट रिपीट आफ्टर मी. the process by which the heat is transferred from the hotter end to the colder end is called conduction, and it mainly happens in solid. Do all the substances conduct heat easily? अब ये तो हमने पहले 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि हर कोई हीट कर सकता है इजीली. जैसे अब सपोज प्लास्टिक को आप करोगे, प्लास्टिक हैंडल है या फिर वुडन हैंडल है, तो वो आपको गर्म लगता है, या फिर अगर आप नॉर्मल स्टील के हैंडल को पकड़ रहे हो तो गर्म लगता है? तो द आंसर इज कि अगर हम स्टील हैंडल को पकड़ेंगे तो हमें गर्म लगेगा, पर अगर हमने उसको नॉर्मल हमारा प्लास्टिक का हैंडल है या फिर वुडन हैंडल है तो हमें गर्म लगता ही नहीं, हमारा हाथ नहीं जलता. सो इन नाउ एक्टिविटी 3.7, heat water in small pan or the beaker, collect some articles like steel spoon, plastic scale, pencil divider, और हमने इसको डिप कर दिया हॉट वाटर में. तो नॉर्मल हमें नोट करना है कि जो चीजें हैं वो गर्म होंगी या नहीं होंगी. जैसे प्लास्टिक है वो हमारी गर्म नहीं होंगी, ऐसे ही डिवाइडर है वो स्टील का हो तो वो गर्म हो जाएगा. प्लास्टिक स्केल है नहीं होगा, पेंसिल वुड की है तो वो नहीं गर्म होगी, पर ऐसी स्टील स्पून है तो वो गर्म हो जाएगा हमारा गर्म पानी में रख के. अब जो ऑब्जेक्ट्स, जो मटेरियल्स जो हीट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम, उसको हम कहते हैं कंडक्टर्स. अब जैसे नॉर्मल हमारा एल्यूमिनियम की रॉड्स हैं या फिर कॉपर वायर्स होती हैं, वो अलाउ करती है हीट टू ट्रांसफर थ्रू देम. वो धीरे धीरे गर्म हो जाएंगी एंड तक, वो गर्म एंड तक गर्म हो जाएंगी, तो हम उसको क्या कहेंगे? कंडक्टर्स. जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर. और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो अपने आप को अलाउ नहीं करते हीट पास होने, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, उनको हम कितना भी उसमें रखें उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगी. ये नहीं कि आगे आपका हाथ जल जाएगा अगर अपने एक एंड, जैसे सपोज ये है, ये हमारा फ्लेम है अंडर, मतलब यहाँ पे वुड का है ये ऑब्जेक्ट, वुड की हमारी स्टिक है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या है, हमने इसको फ्लेम में रख दिया, तो ये वाला एंड हमारा गर्म नहीं होगा, ये हमारा कोल्ड ही रहेगा हमेशा. बट अब जैसे स्टील है,
स्टील की स्पून है तो धीरे धीरे क्या ये वाला एंड भी हमारा गर्म होने लग जाता है। सो दिस इज कंडक्टर एंड दिस इज वुड इज इंसुलेटर। ये नहीं कि आपने एक एंड से पकड़ रखा है तो वो भी गर्म हो जाएगा, वो गर्म नहीं होगा वुड के केस में, बट स्टील के केस में वो गर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसको इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स भी कहते हैं। नाउ द वाटर एंड द एयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। हमें पता है वाटर और एयर जो है उससे हीट ट्रांसफर नहीं होती, बट फिर हीट ट्रांसफर कैसे होती है। अब जैसे सपोज आपने देखा होगा कहीं पे आपकी रोड पे, वैसे तो नहीं होता ऐसा आमतौर से, बट कोई कुछ जला रहा है, पत्ते कुछ भी जला रहा है, तो आपको हीट महसूस होती है अगर आप बाहर खड़े हो तो। और हमने क्या पढ़ा है अभी तक कि वाटर और एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो ट्रांसफर तो नहीं होने चाहिए। बट ऐसे कैसे एयर गर्म हो गई और वो हमारे पास तक आ गई गर्म एयर। तो इसका आंसर मिलेगा हमें एक्टिविटी 3.8 में। नाउ टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, मतलब ऐसे फ्लास्क होता है राउंड बॉटम ऐसे, फिल इट 2/3 विद वाटर, तो 2/3 हमने इसको पानी से भर दिया। प्लेस इट ऑन द ट्राइपॉड, आपने देखा होगा ट्राइपॉड, ये होता है ट्राइपॉड यहाँ पे जिससे फ्लेम निकलती है। ओके नो, ट्राइपॉड इज द स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऐसे होते हैं 3 पैर, यहाँ पे फिर यहाँ पे और यहाँ पे स्टैंड लगा होता है। और इसको हमने फ्लेम के नीचे रख दिया। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। धीरे धीरे अब क्या होगा, जैसे मैं गर्म पानी रखूंगी गैस पे, नॉर्मल हमने घर पे किचन में यूज करा नॉर्मल पानी रखा, तो धीरे धीरे उबाल लेता है पानी हमारा। और उसमें हमने क्या क्रिस्टल डाल दी पोटेशियम पर मैंगनेट के बॉटम फ्लास्क में, और उसको जेंटली हमने स्ट्रॉ से उसको प्लेस कर दिया। नाउ अब हमने पानी को गर्म करना शुरू करा। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ द पिक्चर व्हाट यू ऑब्जर्व। When the water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides move down towards the source of the heat, and this water get धीरे धीरे वो भी गर्म हो जाएगा और वो भी साइड में मूव हो जाएगा, ऊपर मूव कर। Now this process continues till the whole water is heated. This mode is called convection. तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है इसमें। सपोज ये हमारा बीकर है, ये हमारी फ्लेम है, यहाँ पे पानी हमने यहाँ पे रख रखा है पानी। अब जैसे यहाँ पे अब नीचे फ्लेम है तो सबसे जल्दी कौन सा पानी गर्म होगा, सबसे जल्दी हमारा ये वाला पानी गर्म होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ऊपर मूव करना शुरू हो जाएगा और आसपास जो पानी है वो हमारा का यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। आसपास का पानी हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये ऊपर मूव कर गया और आसपास का पानी फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे हुआ, फिर वो मूव करेगा, आसपास का पानी फिर आ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक पूरा जो पानी है वो एक टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, पूरा पानी गर्म हो जाएगा। उसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, की बार बार ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है। नाउ हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, in which direction does the smoke go? The air near the heat source get hot and, अब जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म हुआ तो ये ऊपर गया, और साइड से जो पानी जो इतना गर्म नहीं है वो उसने आके इसकी जगह ले ली। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, और एयर भी ऐसे ही गर्म होती है। अब सपोज ये वाली एयर है, यहाँ पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है हमारी। व्हाट हैपेंड टू दिस, यहाँ पे हमारी डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ की जो एयर होगी वो क्या होगी, वो ऊपर मूव करने लग जाएगी। यहाँ की एयर हमारी ऊपर मूव करेगी और आसपास की एयर हमारी इसकी पोजीशन लेती रहेगी। ठीक है, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। Now, activity 3.9, light a candle, keep one hand above the flame and other hand on the side. Does your hand feel equally hot? If not, which hand feel hotter? अब आपने सपोज ये हमारी कैंडल है, हमने यहाँ पे हाथ रखा अपना या यहाँ पे हाथ रखा, कौन सा ज्यादा गर्म होता है? ऑब्वियसली ये वाला गर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से गर्म है एयर और ये कहाँ मूव कर रही है, ऊपर, एकदम ऊपर मूव कर रही है। तो ये वाला हमारा जो हाथ एकदम हमने ऊपर रख रखा है वो जल्दी गर्म होगा।
नाउ बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट द सेफ डिस्टेंस। ऐसा नहीं कि एकदम फ्लेम में और एकदम ऊपर ही रख दे, थोड़ा सा डिस्टेंस में रखो ताकि एकदम एयर गर्म जो है वो इतनी गर्म ना हो ऊपर तक, ठीक है, थोड़ा हमारा हाथ नहीं जलना चाहिए। Notice that towards the top the air gets heated by convection, therefore the hand above the flame feels hot. तो जो ऊपर वाला हमारा, हमने जो ऊपर रख रखा है एकदम कैंडल के, वो हमारा ज्यादा जल्दी गर्म होगा। On the sides there is no convection and the air does not feel hot as it's on the top. Now the people experience in the coastal areas experience an interesting phenomena. During the day the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes towards the land to take its place, and the warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. This is called sea breeze. अब मैं आपको इसका डायग्राम है, इसमें क्या होता है, ये सपोज दिस इज लैंड एंड दिस इज वाटर एंड दिस इज सी, यहाँ पर सॉरी दिस इज सन। तो सन, अब डे का टाइम है तो हमारा लैंड क्या होगा, जल्दी गर्म होगा। अब लैंड हमारा गर्म है तो इसके ऊपर की जो एयर होगी, इसके ऊपर की जो, वो भी ज्यादा गर्म होगी, तो क्या होगी, वो गर्म ऊपर जाके वो ऊपर जाएगी। अब वो ऊपर जा रही है, इन यहाँ पे क्या हुआ, प्लेस खाली हो गई, तो जो सी के ऊपर जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह लेगी, ये ऊपर चली गई, ऊपर जाएगी तो ये भी ठंडी हो जाएगी और धीरे धीरे ये इधर मूव करेगी और ऐसे। तो ये साइकिल हमारा पूरा क्या कहते हैं हम इस साइकिल को, डे टाइम में क्या होता है हमारा, सी ब्रीज। क्यों, क्योंकि सी से जा रहा है पानी, ऐसे याद रखना है। एयर कहाँ से जा रही है, एयर जा रही है फ्रॉम सी टू लैंड, सी से लैंड पे जा रही है, तो इसको हम कहेंगे सी ब्रीज। अब ऐसी नाइट के टाइम में क्या होता है, ये हमारा वो है लैंड है, ये हमारा वाटर है। अब रात हो रही है, हमारी मून है, ये क्या होगा, अब गर्म हमारा ज्यादा वाटर होगा, वाटर गर्म है हमारा, हॉट है ज्यादा। तो यहाँ से एयर ऊपर मूव करी, एयर मूव करी, ऊपर चली गई। अब इसकी जगह कौन सी आएगी, जो लैंड से एयर आएगी इसकी जगह, फिर ये ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी और ये ऐसे नीचे जाके ये इनकी जगह ले लेगी। ये पूरी साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से एयर कहाँ पे जा रही है, ये जा रही है लैंड से सी की तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज। जिस तरफ एयर जाए तो उसको हम कहेंगे, जैसे नाइट में क्या होता है हमारा, लैंड ब्रीज, डे में क्या होता है, सी ब्रीज। क्यों होता है डे में सी ब्रीज, क्योंकि जो हवा है हमारी वो पानी सी से लैंड की तरफ जा रही है, ऐसी रात में वो हमारा लैंड से सी की तरफ जा रही है। When we come out in the sun we feel warm. How does the heat from the sun reach us? If it cannot reach us by conduction or convection, अब हमने क्या पढ़ा, कंडक्शन तो सॉलिड्स में होता है, तो अब सन से अर्थ तक हम सॉलिड से तो कनेक्ट है नहीं। कन्वेक्शन भी हमने क्या पढ़ा कि कैंडल फ्लेम से थोड़ा ही ऊपर तक होता है कैंडल, और वो हमारा हो नहीं रहा, तो गर्म कैसे हो रही है हमारे, और सन से हीट कैसे आ रही है, गर्म कैसे हो रही है हमारी अर्थ। तो इस प्रोसेस को जो सन से होता है वो उसको हम कहते हैं रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अब जैसे कंडक्शन में कौन सा मीडियम रिक्वायर्ड था, यू हैव टू रिप्लाई, अपने मन में कहो, कंडक्शन में कौन सा था, सॉलिड्स। कन्वेक्शन में क्या था, हमारे ट्रांसफर हो रही थी थ्रू एयर, एयर ही तो ऊपर जा रही थी। पर रेडिएशन में हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, मीडियम की हमें जरूरत नहीं है। व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। हीट रूम हीटर्स जो होते हैं उस, वो भी इसी प्रोसेस को यूज करती है। हॉट यूटेंसिल्स केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down its surrounding बाय रेडिएशन, ये भी रेडिएशन से ही करती है। जैसे सराउंड, जैसे हमने ऊपर डिस्कस करा था कि हमने जब एक पैन को फ्लेम से उतारा तो हमारा एकदम ठंडा हो गया पैन, थोड़ी देर में 5 मिनट में ठंडा हो जाता है, तो वो क्यों होता है कि सराउंडिंग्स में हीट डिसिपेट हो गई। आर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग, अब हमारी बॉडी से भी हीट निकलती है तो वो भी सराउंडिंग में, सराउंडिंग को दे देते हैं हम। नाउ ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, सारी हॉट बॉडीज रेडिएट करती है हीट। अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ इसने एब्जॉर्ब कर लिया,
और कुछ ट्रांसमिट हो गया, किसी और ऑब्जेक्ट ने ले लिया। The temperature of the object increases due to absorbed part of the heat. Why are we advised to use an umbrella when we go out in the sun? Now क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया, अब वो एब्जॉर्ब कर ली हीट, तो इसलिए हम करते हैं कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ना करे, इसलिए अम्ब्रेला का यूज। नाउ काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। We know that in summer we prefer light colored clothes and in winter we wear dark colored clothes. White is तो हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमारे जो लाइट कलर्ड क्लोथ्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक कोई तो एब्जॉर्ब करेगा, जैसे ब्लैक कलर हमारा एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। पर व्हाइट कलर हमारा रिफ्लेक्ट कर देता है, जैसे ये व्हाइट कलर है हमारा, सपोज यहाँ से हीट आई तो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया वापस, अंदर आने ही नहीं दिया। ब्लैक कलर क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, वो अंदर आने दे देता है। तो दिस इज फॉर व्हाइट कि वो उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, दिस इज फॉर ब्लैक कि उसने एब्जॉर्ब कर लिया। Now take two identical tin cans, paint the outer surface, one with black and one with white. इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर हमने डाला उसमें, 1 घंटे को लीव कर देंगे तो हमारे दोनों इसका टेम्परेचर अलग होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और व्हाइट कलर क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और कौन सा गर्म होगा? ये हमारा गर्म होगा, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो ये ज्यादा गर्म होगा, हॉट होगा, ये ज्यादा हॉट होगा कंपैरिजन में। ठीक है। नाउ फिल द टू कैंस यूज इन, अब ये जो दो कैंस हैं इसको हमने एक्टिविटी 3.1 में यूज करा है, विद द इक्वल, इसमें हॉट वाटर डाल दो ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड लीव द कैन इन शेड में रख दो। अब उसको, डज द टेम्परेचर सेम होगा? ऐसा नहीं होगा, हमें सेम नहीं होगा, अभी भी ये वाला ही ज्यादा गर्म होगा। Now, do these activities suggest to you that white is more comfortable to wear white and light colored clothes in? तो इससे आपको पता लगा कि क्यों ऐसा होता है कि हम व्हाइट कलर क्लोथ्स समर में पहनते हैं, मींस लाइट कलर क्लोथ्स के, और ब्लैक कलर्स हम विंटर में प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है हीट को और आगे बाहर जाने नहीं देता। लाइट कलर क्या होता है? डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल। ऐसे ही लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं मोस्ट ऑफ द हीट फॉल्स ऑन देम, इसलिए हमें कंफर्टेबल पहनते हैं, कंफर्टेबल लगता है हमें समर में, क्योंकि उसने रिफ्लेक्ट कर दी, हमारी तरफ आने ही नहीं दी। जब वो आने नहीं देगा तो हमें इतनी गर्मी लगेगी नहीं। अब वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं विंटर्स में, क्योंकि वूल हमारा पुअर कंडक्टर होता है हीट का। मीन्स अगर उसने हीट ट्रैप कर ली तो वो बाहर जाने नहीं देगा हीट को, तो हमारी जो बॉडी की जो हीट होती है वो अंदर ट्रैप ही रहती है और बाहर नहीं जाती। कहते हैं ना, हम जितनी लेयर्स पहनते हैं उतनी ज्यादा हमें गर्मी लगती है। मोर ओवर एयर ट्रैप हो जाती है, अब जैसे वूल फाइबर्स है उसमें थोड़े छेद छेद होते हैं ऐसे, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है, और धीरे धीरे एयर, अब जैसे सराउंडिंग में एयर गर्म है, बॉडी की इसके हीट निकलती है और एयर है यहाँ पे, तो धीरे धीरे ये एयर भी गर्म हो जाती है। So this air prevents the flow of heat from our body to the cold surrounding, इसलिए हमें गर्मी लगती है। Suppose we are given the choice in the winter to use either one thick blanket or two thin blankets, तो कौन सा हम यूज करेंगे? एयर वाला। हम दो ब्लैंकेट्स यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे दो ब्लैंकेट है, बीच में क्या एयर आ जाएगी इसमें, और हमारा वूलन क्लोथ जो है एयर को ट्रैप करके रखता है, बाहर नहीं जाने देता, तो धीरे धीरे ये एयर भी गर्म हो जाएगी और हमें क्या लगेगी? वार्म लगना शुरू हो जाएगा। So with this our chapter is completed. I hope you can do this exercise with ease. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में रिप्लाई कर सकते हो। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा लंबा हो गया चैप्टर, बट आप पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको हर चीज समझ में आएगी। सो विद दिस आई टेक माई लीव, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू।